गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आज कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का जो भाग 1 का जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था उसका लेक्चर 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भूगोल की शाखाओं के जो उपागम हैं, इनको निर्धारित करने वाले जो उपागम वो हमने कर लिए थे, जिसमें 2 उपागम मैंने आपको बताए थे, क्रमबद्ध उपागम और दूसरा था हमारा प्रादेशिक उपागम। आज हम करेंगे जो इसकी शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर अभी जो आपके एग्जाम 11वीं कक्षा के जो थे उसमें भी ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ था 4 नंबर में। पहले बात करेंगे हम भूगोल की शाखाओं की विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। उनको विषय वस्तु के आधार पर भी बोला जाता है और क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भी बोला जाता है। तो देखेंगे कितने प्रकार की हैं, ये काफ़ी विस्तृत आपकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक भूगोल की। तो इसमें वैसे देखेंगे तो आप 2 मुख्य शाखाएं हैं और तीसरी इनके बीच की जो शाखा है भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल और जीव विज्ञान है। और फिर इनके हम सब पार्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल की, फिजिकल जियोग्राफी। जो आपकी वैसे कहूँ तो इस साल जो आप पढ़ेंगे वो आपका एक प्रकार से सिलेबस भी है। भौतिक भूगोल क्या है, फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें हमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके 4 भाग हैं। सबसे पहला आता है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी इसको कहा जाता है। यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपर जितनी भू आकृतियां हमें दिखाई देती हैं और उनका जो विकास हो किस प्रकार से, उनकी जो प्रक्रिया हो कैसी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना है, मौसम व जलवायु के तत्व हैं, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी इसको कहा जाता है। और इसमें हमें वायुमंडल से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा आता है जल विज्ञान का। जो हमारा जल विज्ञान है यह है धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें हम जल के जितने भी स्रोत पृथ्वी पर पाए जाते हैं, चाहे वो झील हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदी हो, उन सब का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मानव पर और जीवों पर के कार्यों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो इसका पार्ट है भौतिक भूगोल का वो है मृदा भूगोल। यह मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनकी उत्पादकता, स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित, यानी कि मिट्टी किस प्रकार से बनी है, वो कितने प्रकार के, उसका उत्पादन स्तर कितनी उपजाऊ, जैसे जलोढ़ मृदा की बात करें तो वो काफ़ी उपजाऊ होती है, वो कितनी उपजाऊ है, उसका वितरण वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मुख्य पार्ट है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर है मानव भूगोल, इसका दूसरा भाग। इसमें भी आप देखेंगे तो 5 भाग इसके बनते हैं मानव भूगोल में। जो आपका अगर मैं कहूँ कि 12th क्लास का जो आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादातर वो आपका मानव भूगोल ही है और उसमें सभी चीज़ें यही हम पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। इसमें समाज तथा उसके स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता का अध्ययन हम करते हैं। यानी कि सामाजिक है तो किसके बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ऐसे आप याद रख लीजिए इसको। दूसरा था जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। अब जनसंख्या की बात करें और अधिवास क्या होता है, बसने का स्थान, वो कहाँ रह रहे हैं, नगरों में, गांव में, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हमें, ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करता है। यानी कि जो जनसंख्या है किसी देश की वो कहाँ पर बसी हुई है, वो किस प्रकार से रह रही है, उसका घनत्व है, मतलब घनत्व हुआ तो उसकी सघनता कितनी है बसने की, उसमें सेक्स रेशो है, पुरुष महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना है, प्रवास वो कैसे करते हैं, उनका जो काम है वो कौन कौन से काम धंधे अपने रोजगार के लिए करते हैं, तो ये सारा हम पढ़ते हैं इसमें जनसंख्या और अधिवास भूगोल में। तीसरा जो पार्ट आता है वो आर्थिक भूगोल का आता है। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे लाभ होता है मानव को, उनको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, व्यापार है, परिवहन और सेवाओं आदि का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। चौथा जो पार्ट आता है वो आता है इसका ऐतिहासिक भूगोल का। ऐतिहासिक नाम से आपको पता लग गया होगा, हिस्टोरिकल, इनकी पीछे की बातों के बारे में बात करेंगे। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। यानी कि आज हम यहाँ हैं तो इसका कोई कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि पीछे हमारा जो वर्तमान जो स्थिति है वो हमारे जो भूतकाल उससे कैसे जुड़ी हुई है, उन अनुभवों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं। और लास्ट जो मानव भूगोल का पार्ट, 5वां पार्ट है वो राजनीतिक भूगोल का है। यह क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है, सीमाओं, पड़ोसी इकाइयों के मध्य संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का विश्लेषण करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं भारत के बारे में पढ़ते हैं, उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कैसा है उसका विश्लेषण करते हैं, तो किसके अंदर आ जाता है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये आ जाता है। तीसरी जो शाखा आती है वो आती है
जीव विज्ञान से जुड़ी हुई ये है जीव भूगोल, और ये एक अलग से शाखा नहीं, भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल मैंने ऊपर आपको बताया, उनके अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का जन्म हुआ था। यानी कि उनके बीच की कड़ी है, उन दोनों के मिलने से, उनके इंटरफेरेंस से, ये इंटरफेस से जो बना हमारा जीव भूगोल। इसकी भी फिर बात करें तो मुख्यतः 4 शाखाएं हैं। सबसे पहले आती है जीव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उसके निवास क्षेत्र के स्थानीय स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? पशुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं। वनस्पति भूगोल, वनस्पति है, पेड़ पौधे से रिलेटेड मिलेगी। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कहाँ सदाबहार वन है, कहाँ पतझड़ वन है, कहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ वो है। तो इसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? वनस्पति भूगोल में पढ़ते हैं। तीसरा आता है पारिस्थितिकी विज्ञान। ध्यान दें, थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं। इसमें प्रजातियों के निवास स्थान, स्थिति, क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों की जातियां हैं, उन वो कितने प्रकार की हैं, वो किस क्षेत्र में रहती हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। वो आपस में कैसे जुड़ी, जैसे हम फूड चेन के बारे में बात करते हैं, जैसे शाकाहारी जो जीव हैं पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, मांसाहारी हैं वो शाकाहारी पर निर्भर हैं। तो इन सब के बारे में हम पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट आता है पर्यावरण भूगोल। इन सब से जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे चारों ओर के आवरण से पर्यावरण बनेगा। तो पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व के पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण आदि का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, कि मानव की क्रियाएं या जीवों की जो क्रियाएं उनसे किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान हुआ, उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं? पर्यावरण भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ये तो थी किसके अनुसार? जो क्रमबद्ध उपागम था उसके अनुसार इसकी शाखाएं। अब बात करते हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। तो इसमें ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इसमें सिर्फ 4 ही शाखाएं इसके हैं। पहले आते हैं वृत्त, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय अध्ययन, यानी कि छोटे कस्बे का अध्ययन करते हैं, छोटे शहर का है, मध्यम आकार के शहर का है, फिर बड़े शहर का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय अध्ययन कहेंगे। दूसरी बात करते हैं ग्रामीण इलाका नियोजन या फिर शहर एवं नगर नियोजन, या फिर इसको ही हम मुख्य शाखा क्या है इसकी? प्रादेशिक नियोजन, यानी कि अलग अलग प्रदेशों का नियोजन किस प्रकार से, प्लान किस प्रकार से किया गया, ग्रामीण जो क्षेत्र उसका नियोजन कैसा है, शहरों का नियोजन कैसा है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तीसरा आता है प्रादेशिक विकास का, यानी कि किस क्षेत्र का कितना, किस प्रदेश का कितना विकास हुआ है। और लास्ट आता है प्रादेशिक विश्लेषण का, इसमें हम एनालाइज करते हैं सब चीज़ों को, प्रदेशों का एनालाइज करते हैं कि उनका विकास है वो कैसे हुआ है, किस स्थिति में वो है, वहाँ पर जो लोग हैं वो किस प्रकार से निवास करते हैं, उनके नियोजन की जो प्रक्रिया वो कैसे। तो इन सब का क्या कहेंगे हम? इन सबको क्या कहेंगे मिला के? प्रादेशिक विश्लेषण, जो इसकी 4 ही प्रमुख शाखाएं हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। अब आपको थोड़ा सा लेंथ लगेगा, तो इसके लिए आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं कि आपको कैसे याद रहेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है भूगोल की शाखाएं। तो पहले बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर आप कैसे याद रख सकते हैं इनको। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। क्रमबद्ध के आधार पर मुख्यतः तो 2 ही हैं, लेकिन 2 और मैं आपको इसके अलावा और बताऊंगी जो और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आती है भौतिक भूगोल और दूसरी आती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में मैंने आपको 4 बताई, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूआकृति विज्ञान और मृदा भूगोल। इसी प्रकार मानव भूगोल में हमने कितनी करी? 5 करी। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास का भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। इसके बाद 2 और शाखाएं इसकी जैसे बचती हैं, विधि एवं तकनीक। अब इसमें हम कहें तो मानव से भी नहीं जुड़ेंगे और प्रकृति से भी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन देखिए कि इसका भूगोल में काफी महत्व है। विधि एवं तकनीक, इसमें मानचित्र कला आ जाती है। हम मानचित्र का प्रयोग, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मानचित्र एक भूगोलवेत्ता का उपकरण होता है, एक टूल होता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो मानचित्र कला का ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है वो आ जाएगा इसमें। मात्रात्मक तकनीक, अब जैसे एक बात और मैंने आपको कल भी कही थी कि गणित का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है एक भूगोलवेत्ता को, तो उसमें क्या आ जाती है? मात्रात्मक तकनीक आ जाती है। जैसे कि आपको गणित की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? किस क्षेत्र में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनको टेबल फॉर्म में लाते हैं, फिर उन आंकड़ों का अध्ययन हम करते हैं, तो उसमें मात्रात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड हमारी आ जाती है। तीसरा तक क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। अब एक चीज और कही थी भूगोलवेत्ताओं ने कि बिना जूतों की तलियां घिसे हम भूगोल के बारे में नहीं जान सकते, तो उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी कि खुद हम क्षेत्र में जाएंगे और उस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पर कैसी कंडीशन, वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। तो ये क्या जाता है? किसी क्षेत्र का जाकर अध्ययन करना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। और जो चौथा हमारा है वो भू सूचना, जिसमें 3 पार्ट हैं, GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग। यानी कि GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS जैसे कि हम भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम
स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और रिमोट सेंसिंग, कहीं दूर से ही हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये 4 प्रमुख शाखाएं हैं। इसकी जो चौथी शाखा वो है दर्शन की, यानी कि जो भूगोल के प्राचीन समय से जुड़ी है कि भूगोल जो यहाँ तक पहुँचा किस प्रकार पहुँचा। तो इसमें भौगोलिक चिंतन की बात करते हैं और भूमि एवं मानव पारिस्थितिकी की बात करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। ये जो हमारी शाखाएं थी वो थी क्रम मधुपागम के आधार पर। प्रादेशिक के आधार पर केवल 4 है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का जो आपका जो होमवर्क रहेगा वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको भौतिक भूगोल की शाखाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसको आप फेयर नोटबुक उतारेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।